हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को और ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं फिजिकल फीचर्स को इंडिया के। उनमें पिछले वीडियो में हमने हिमालय पर्वत के बारे में बहुत अच्छे समझ लिया था। मोटी मोटी बात मैं आज दोहराऊंगा, ज़्यादा कुछ भूमिका नहीं बनाऊंगा। हिमालय पर्वत नॉर्थ टू साउथ 3 भागों में बटा था। महान हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, हिमाचल और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। पश्चिम से पूर्व की तरफ हमने हिमालय को नदी घाटियों में विस्तृत किया था। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, मुख्य बातें यही थी। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। तो उत्तरी मैदान जो है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी मैदान भारत की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बनाया हुआ मैदान है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, उत्तरी मैदान जो है वो हिमालय से भी ज़्यादा युवा मैदान है, क्योंकि हिमालय के निर्माण के बाद हिमालय से जो नदियाँ निकली, उन नदियों से लाए गए निक्षेपों से, जलोढ़ मिट्टियों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो चलिए आज हम इसी उत्तरी मैदान, जो संसार का अत्यंत उपजाऊ मैदान माना जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है उत्तरी मैदान। अच्छा, आप लोगों को इस नाम से लगता होगा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान को उत्तरी मैदान क्यों बोलते हैं? क्या कहीं पर कोई दक्षिणी मैदान भी है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ एक ही मैदान है, उत्तरी मैदान, और उत्तर दिशा में होने के कारण इसको हम उत्तरी मैदान कहते हैं। दक्षिण में दक्षिण का पठार है, लेकिन उत्तरी में दक्षिण का मैदान नहीं है। इसी तरह उत्तर में उत्तरी मैदान है, उत्तर का पठार नहीं है। ठीक है ना? तो हम पढ़ रहे हैं उत्तरी मैदान को। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि जो उत्तरी मैदान है वह है 3 प्रमुख नदी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत से बड़े बेसिन या द्रोणी से जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ भूमि और मैदान का निर्माण हुआ है। हिमालय के गिरिपाद में स्थित द्रोणी या बेसिन। गिरिपाद मतलब, गिरि मतलब पर्वत, हिमालय एक पर्वत है, गिरि है। पाद मतलब पैर, हिमालय के पैरों में मतलब तराई क्षेत्र में जिन नदियों ने निक्षेपों से अपने जलोढ़ मिट्टी बहा बहा कर लेके आए, बजरी कंकड़ वगैरह लेके आए, उनको उन्होंने यहाँ पर जब उनकी नदियों की धार कम हुई, ढलान में जब उनकी गति कम हुई, तो उन निक्षेपों को यहाँ पर छोड़ती गई वो, और उन्हीं निक्षेपों से यह विशाल मैदान बनकर तैयार हुआ, जो अत्यंत उपजाऊ भूमि है और अत्यंत सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है ना? चलिए हम इसको विस्तार से देखते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से बना है। बात वही, नक्शा देखना बहुत ज़रूरी है। नक्शे से ही हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या स्थित है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है। यदि आपको अंतरिक्ष से भी देखेंगे तो भी आपको उतनी अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो इस विशाल देश को समझने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। तो उत्तरी मैदान, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, उत्तरी मैदान यहाँ से सिंधु नदी, ये गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना? यहाँ से ये आई सिंधु नदी, पूर्व पश्चिमी सीमा, मध्य सीमा, मध्यांतर जो है नाभि कह सकते हैं हिमालय की, गंगा, और अत्यंत पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियों का जो सिस्टम है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, ये तीनों नदियाँ उत्तर के मैदान का निर्माण करती हैं। एग्जाम में पूछता है कि उत्तर के मैदान का निर्माण कौन करता है? तो प्रमुख 3 नदी प्रणालियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब सिंधु की हम बात करते हैं तो झेलम, रावी, सतलज इत्यादि जो उसकी सहायक नदियां हैं उसी में सम्मिलित हैं। गंगा की बात करते हैं तो घाघरा, गंडक, यमुना, चंबल ये सारी गंगा में समाहित होती है। और जब ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित संपूर्ण सहायक नदियां मानी जाती हैं। तो इस तरह से ये तीनों नदी प्रणालियां मिलकर उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मृदा मतलब जल के साथ बहकर आने वाली मिट्टी, जिसे हम कपा की मिट्टी बोलते हैं, कांपा मिट्टी, जो नदियों के साथ बहाकर लाई जाती है, वह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। वो मिट्टी लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत से बड़े बेसिन, द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ भूमि और मैदान का निर्माण हुआ। तो आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो जलोढ़ मैदान है, यही उत्तर का जो विशाल मैदान ये आपको दिख रहा है, ये
जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ये आपको ये दिख रही है ये पूरी मिट्टी, ये मिट्टी कौन सी हुई? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? वो मिट्टी जो नदियाँ अपने साथ बहाकर लाती हैं, वह मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। अब ये जलोढ़ मिट्टी से तो बना है, ठीक है। लाखों वर्षों में जो हिमालय है, जो ऊपर हिमालय का ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला के गिरिपाद मतलब शिवालिक की ढलान के नीचे तरफ की बात कर रहे हैं हम, में स्थित बहुत बड़े बेसिन या द्रोणी, बेसिन या द्रोणी किसे कहते हैं? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है। ठीक है ना? मतलब हिमालय पर्वत से आने वाली छोटी बड़ी हर तरह की नदियों का पानी, ये देखिए जैसे भी ब्रांचेस में दिख रही हैं, ये जो आपको आसपास का ये दिख रहा है ना, ये भाग, ये पूरा भाग, ये यहाँ पर ये सारी नदियाँ यहाँ पर आकर निकल रही हैं इस रास्ते से। तो ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, ये ब्रांच दिख रही है, ये ब्रांच दिख रही, ये नदियाँ बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। आके कहाँ एक ही स्थान पर कैसे एकत्रित हो जाती हैं? ये देखिए आप, ये इस स्थान पर वे एकत्रित हो गई। उस स्थान से या तो एक ही बड़ी नदी में पानी जल संभर क्षेत्र से निकास करके आगे बह जाता है, मतलब जैसे यहाँ पर एक ही नदी से बहुत सारी शाखाएं निकल रही दिख रही होगी आपको, और ये एक मेन ब्रांच दिख रही है, ये आगे निकल जाती है, मतलब एक ही नदी से पानी निकास करके आगे बढ़ जाता है। अथवा किसी सरोवर, सागर, महासागर या दलदली इलाके में जाकर मिल जाता है। तो ये तो जब स्टार्ट की बात होती है, जहाँ पर उत्तरी मैदान की बात हो रही है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ इस तरह का द्रोणी का निर्माण करती हैं, जिसमें एकत्र हुआ पानी, जिसमें द्रोणी का पानी, द्रोणी का जल सरोवर, सागर या महासागर में मिलता है, वो डेल्टाई क्षेत्रों में हो जाती है वो स्थितियाँ कि अनेकों शाखाओं में विभाजित होकर और फिर धीरे धीरे करके वो सागर में सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि उत्तरी मैदान का निर्माण जो हुआ है, ये बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ये किसी एक स्थान पर द्रोणी में इकट्ठी होती हैं, फिर उन द्रोणियों से, उन द्रोणियों में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। जलोढ़ों का निक्षेप से तात्पर्य जो नदियां पहाड़ों से बजरी, कंकड़, मिट्टी लेकर आई, उन मिट्टियों को इस पूरे क्षेत्र में, ऐसा नहीं कोई छोटा सा क्षेत्र है ये कि 2-4 किलोमीटर का, ये बहुत लंबा, लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 200 से 300 किलोमीटर के आसपास है। इसको हम आगे देखेंगे। तो ये पूरा क्षेत्र जो आपको ये दिख रहा है, ये पूरे क्षेत्र में यहाँ पर ये उत्तरी मैदान में ये सिंधु घाटी की, ये सिंधु नदी प्रणाली हो या गंगा नदी प्रणाली हो या ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली हो, ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली हो, ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली से जितनी भी नदियां यहाँ पर आती हैं, ये पूरे क्षेत्र में बहुत सारी नदियां हैं, इन नदियों से जलोढ़ों का निक्षेप होता है और उन्हीं जलोढ़ों से, उसी उपजाऊ मिट्टी से इस भूमि का, इस मैदान का निर्माण हुआ है। क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, देखा मैंने कहा ना, ये जो हिमालय पर्वत के श्रृंखला के नीचे जो उत्तरी मैदान है, इस मैदान का जो विस्तार है वह 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। मतलब हम देखें इसकी चौड़ाई जो है, ये वाली चौड़ाई, ये 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच में होती है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान है, जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 250 से 325 किलोमीटर के बीच में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। ये जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसकी जनसंख्या बहुत सघन है। सघन मतलब बहुत कंडेंस आबादी है, मतलब बहुत घनी आबादी है। सवाल ही नहीं उठता, बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहुत हैं, यहाँ पर पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध हैं, मतलब खेती के कारण व्यक्ति यहाँ पर भूखा नहीं रह सकता। इसलिए मानव के लिहाज से, मानव के जीवन के लिहाज से उत्तरी मैदान अत्यंत महफूज और जिसको हम बोलते हैं बहुत ही सुविधाजनक जगह है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या सघन है।
समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का यह अत्यंत उत्पादक क्षेत्र है। खेती के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छी भूमि चाहिए, तो जलोढ़ मिट्टी है, कपा मिट्टी जिसको बोलते हैं, कछारी मिट्टी, वो मिट्टी है ये। पानी चाहिए, पानी नदियों की भरमार है यहाँ पर। गंगा नदी उसका पूरा सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी उसका पूरा सिस्टम और सिंधु नदी उसका पूरा सिस्टम, ये तीनों नदियों और उनकी सहायक नदियों का जो सिस्टम है, यहाँ पर पानी की कमी हो ही नहीं सकती। अनुकूल जलवायु, जब भूमि अच्छी है, पानी अच्छा है, ऊपर हिमालय लगा हुआ है, वातावरण एकदम शांत समृद्ध है, और क्या चाहिए खेती के लिए? बस लोग वहाँ बस गए और जनसंख्या सघन हो गई। तो इस तरह से उत्तरी जो मैदान है वह है जनसंख्या की दृष्टि से तो सघन भौगोलिक क्षेत्र है ही, कृषि की दृष्टि से भी भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण के कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढलान कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं और इन धाराओं को हम बोलते हैं वितरिकाएं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ, तो ये उत्तरी पर्वत है, ये नदियाँ जो है ये आ रही हैं नदियाँ, निक्षेपण के कार्य में लगी हैं। मतलब इन पहाड़ों की मिट्टी, बजरी, इसको धीरे 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 करके ये मिट्टियाँ बहा कर लाती हैं। इस तरह से ये देखिए कंकड़ पत्थर ये बहते हुए चले आते हैं इसमें। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब ये ढलान से ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती है, भाई ये पहाड़ इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं ये, तो जब पहाड़ से नदी नीचे आती है तो अपनी धारा के साथ में कंकड़ पत्थर मिट्टी सब बहा के लाती है। लेकिन जब वो उसको ढलान कम हो जाती है तो नदी की गति भी कम हो जाएगी। उतार कम हो गई तो गति कम हो गई। जब गति कम होगी तो जल को ठहराव के लिए पर्याप्त अवसर मिल जाता है। तो जब जल में ठहराव की स्थिति आती है तो जो साथ में कंकड़ पत्थर बजरी बहकर आ रहे हैं वो अब आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो क्या होता है, नदी के निचले भाग में, मतलब नदी के नीचे यहाँ पर इन भागों में वे एकत्र होने लगते हैं और नदी द्वीपों का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं इनको कि ये जो है ये पहाड़ों से आए नदी पहाड़ों से आने के बाद जब ये नीचे उतरी तो यहाँ पर उसकी गति कम हो गई। जब गति कम हो गई तो ये पानी के साथ जो मिट्टी आई थी उस मिट्टी में ठहराव आने लगेगा और ठहराव आने लगेगा तो इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाती है। वह जो नदी है वह अनेक जलधाराओं में विभक्त हो जाती, बीच बीच में ये द्वीप बन जाते हैं। इस तरह से ये सारे छोटे छोटे द्वीप का निर्माण हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है। इन्हीं धाराओं को हम क्या बोलते हैं, वितरिकाएं। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि वितरिकाएं किसे कहते हैं तो इसका सीधा सा उत्तर है कि पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण के कार्य में लगी रहती हैं। जब ढलान कम होती है तो ये जो निक्षेप होते हैं ये ठहर जाते हैं। नदी की पानी की गति कम हो जाती है तो ये ठहर जाते हैं। तो ये निक्षेप जो है ये गाद के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जल की धारा मंद होती है तो निक्षेपों को काट नहीं पाती और वह अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है। और ये जो अनेक धाराएं हैं इन्हीं धाराओं को हम बोलते हैं वितरिकाएं। राइट, चलिए अब हम आगे देखते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। 3 भागों में। अब चूंकि सिंधु का मैदान इसलिए नहीं बोल रहे हैं हम, चूंकि सिंधु पाकिस्तान में चला गया है, सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। हम बात करेंगे हमारे हिंदुस्तान की, भारत देश की। तो भारत में उत्तरी मैदान को मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये एक पंजाब का मैदान, ये पंजाब क्षेत्र में है जो, एक गंगा का मैदान, ये पूरा वाला इतना भाग जो गंगा की सहायक नदियों के साथ, और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर, ये उत्तरी मैदान यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये पंजाब का मैदान, ये गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। ठीक है ना। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, उत्तरी मैदान का ये कहलाएगा पश्चिमी भाग। इस पश्चिमी भाग को, ये जो सर्किल में, ब्लू सर्किल में आपको दिख रहा है, ये कहलाता है पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है।
भाई पंजाब जो है, पंजाब का एक बहुत अधिक भाग, लगभग 2/3 भाग पाकिस्तान में चला गया बंटवारे में, तो इसलिए पंजाब के मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है, एक छोटा सा भाग हिंदुस्तान में है। सिंध तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। इस मैदान के इस भाग में दो आबों की संख्या बहुत अधिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो आब क्या बलाए है, दो आब क्या शब्द है, तो आपको बता दें, दो का अर्थ होता है दो, और आब मतलब पानी, वाटर, वाटर मतलब फ्रॉम रिवर, मतलब यहाँ पर बहुत अधिक दो आब है। मतलब ये देखिए आप, सिंध और झेलम का दो आब, झेलम और रावी का दो आब, रावी और सतलज का दो आब, सतलज और सिंधु का दो आब। इस तरह से यहाँ पर दो आबों की संख्या अधिक है। और पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ हैं, 5 पानी हैं। कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं? चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, ये जो 5 नदियाँ हैं, इन 5 नदियों का पानी पंजाब का निर्माण करती है। पंजाब, 5 पानी, 5 नदियाँ। इस तरह से ये आपका पंजाब का मैदान हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये गंगा के मैदान को समझते हैं अब हम। गंगा के मैदान का जो विस्तार है वह घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है इधर पे। ठीक है ना? तो गंगा के मैदान की बात करते हैं तो गंगा का मैदान बहुत बड़ा मैदान कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर ये नक्शे में देख पा रहे हैं, यह मैदान घग्गर नदी, यहाँ से आती जो घग्गर नदी, और ये सिक्किम के पास तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा, तो ये जो है इस बीच का मैदान जो है ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है? गंगा का मैदान। ये आप नक्शे में इस तरह से अगर आप वर्गीकृत करके देखेंगे तो ये पूरा भाग जो आपको दिख रहा है ये गंगा का मैदान कहलाता है। ठीक है, ये पूरा गंगा का मैदान यहाँ पर दिल्ली, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में फैला हुआ है। तो गंगा के मैदान को लेकर भी कन्फ्यूज़न दूर। हमने पंजाब का मैदान देख लिया, पंजाब का मैदान इस एरिया में स्थित है, और इसके बाद हमने गंगा का मैदान देख लिया, यहाँ पर स्थित है। अब हम देखते हैं अगला मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। किसके पश्चिम में? गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। तो गंगा का मैदान हमने कहाँ देखा था? ये घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में। तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो मैदान है वो मैदान कहलाता है ब्रह्मपुत्र मैदान। खासकर असम वाले क्षेत्र में, ये जो आपको असम दिख रहा है ना, ये भाग, ये सबसे ये असम है। उच्च मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के कारण या आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो उत्तरी मैदान के बारे में आप लोगों ने उसके विस्तार को समझ लिया। उत्तरी मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पंजाब का मैदान जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, फिर आता है घग्गर नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में जो गंगा का मैदान है वह, और तीसरा भाग इस मैदान का विशेषकर असम में स्थित है जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी बनाती है तीस्ता नदी के साथ में मिलकर के। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। तो ये आ गया समझ में। अच्छा, मैदान की बात जब हमारे दिमाग में आती है तो हमको क्या लगता है कि दूर दूर तक बिल्कुल प्लेन होगा, समतल होगा, कहीं पर भी कोई ऊंचा नीचा स्थान नहीं होगा, उच्चावच की स्थिति नहीं होगी, यही सोचते हैं ना? तो ये सही नहीं है। ऐसा अगर हम सोचते हैं तो यह सोचना हमारा सही नहीं है। इस मैदान की भी भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। इस विविधता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 उपभागों में वर्गीकृत किया गया है। वे 4 उपभाग कौन कौन से, चलिए हम उनको देख लेते हैं। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान 4 भागों में विभाजित किया गया, ये बताया मैंने आपको। पहला भाग है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर और चौथा है खादर। नाम ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। भाबर, तराई, भांगर और खादर, ये क्या होते हैं चलिए हम इसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं भाबर। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में
गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। अब इसको आप बहुत अच्छे समझ लीजिए कि जब ये मान लो ये हिमालय पहाड़ है, ये पहाड़ मान लो, ये जब हिमालय पर्वत में यहाँ पर सबसे निचला हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय की ढाल पर जब ये नदियाँ नीचे उतरती हैं तो ये 8 से 16 किलोमीटर, ये बिल्कुल ढाल वाले क्षेत्र पर, अभी मैदान नहीं आया है, ये हल्का ढाल है, इस ढाल वाले क्षेत्र पर 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं और इसे ही हम भाबर कहते हैं। ये जो है ना, इस सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। ये आपको ये दिख रहा है ना, ये बजरी, कंकड़, पत्थर, ये जो है ये इस तरह की चीज़ें। तो ये नदी जो है ये शिवालिक पर्वत की ढलान से जब नीचे उतरती है धीरे धीरे करके, तो ये गुटिका का निक्षेपण करती है। और इसमें ये जो आपको ये बजरी पत्थर दिख रहा है, तो जैसे इसका वाटर लेवल नदियों का जैसे ही पानी थोड़ा कम होता है गर्मियों में, तो ये जो है यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं आकर। इन कंकड़ पत्थरों के, इन बड़ी बजरियों के नीचे से पानी बहता रहता है। हमको ऊपर से देखने में लगता है कि नदियाँ यहाँ पर नदियाँ सूख गई हैं, लेकिन सूखती नहीं हैं, वे इनके नीचे नीचे धीरे धीरे बहती रहती हैं। हालांकि ऐसी स्थिति सभी नदियों के साथ, यहाँ लिख रहे हैं नदियों के साथ नहीं होती, सरिताओं, छोटी नदियों के साथ। जो यहाँ पर निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ हैं, वे सभी छोटी नदियाँ पानी की अल्पता के कारण, पानी की कमी हो जाने के बाद ये वहाँ से विलुप्त प्रायः हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये इस तरह की छोटी छोटी चट्टानों, पत्थरों के नीचे से, बजरी, कंकड़ के नीचे से बहती रहती हैं। इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं भाबर। किससे बोलते हैं भाबर? शिवालिक के 8 से 16 किलोमीटर की ढलान वाले क्षेत्र को, जहाँ पर गुटिका का निक्षेपण होता है और वहाँ पर सारी सरिताएं, मतलब छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, उसे हम भाबर कहते हैं। आगे देखते हैं तराई। अब ये आपको दिख रहा है ऊपर भाबर पट्टी के दक्षिण में मतलब नीचे, ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। तो ये भाबर के नीचे से ये नदियाँ धीरे धीरे करके बह रही हैं। तो जितने क्षेत्र में 8 से 16 किलोमीटर के बीच में ये भाबर जैसी स्थिति है, ये भाबर रहता है जो, वहाँ पर तो नदियाँ विलुप्त रहेंगी, लेकिन इन भाबर के बीच में से ये नदियाँ फिर से बाहर निकल आती हैं, जैसा कि आपको दिख रही है। और ये नदी जब निकलती है वहाँ से बाहर, तो वह नम एरिया, वह नम क्षेत्र का, नमी युक्त रहता है, तो वहाँ बहुत नमी और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है और उसको हम बोलते हैं तराई। यह तराई वन्य प्राणियों से भरा घना जंगली क्षेत्र है, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए यहाँ जो तराई क्षेत्र में जो जंगल था, उस जंगल को काटा जा चुका है। ठीक है, तो तराई समझ में आ गया। भाबर के बाद जो नदियाँ निकलकर यहाँ प्रकट होती हैं और वहाँ की भूमि को अत्यंत नमी युक्त बना देती हैं, और पानी जब उनमें अवशोषित होता है तो वह नदियाँ जो है, जलोढ़ मिट्टी है वहाँ की, तो वह जो नरम मिट्टी है वह दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है और उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं भांगर। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। पुराने जलोढ़ मतलब लाखों करोड़ों वर्षों से वे नदियाँ बहती आ रही हैं और इस तरह से ऊपर वे कंकड़, पत्थर, बजरी के साथ में जम गए। ये पुराने जलोढ़ जो हैं, इन्हीं पुराने जलोढ़ों को हम क्या बोलते हैं? भांगर। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं। जैसे ये नदियाँ ये नीचे बहती हैं, बाढ़ आएगी तो इन मैदानों में यहाँ आएगी, लेकिन ऊपरी क्षेत्र में बाढ़ यहाँ नहीं आ पाती। तो ये जो ऊपरी क्षेत्र है, जो वेदिका के आकार में दिखाई देता है, ये क्षेत्र जो है ये कहलाता है भांगर। अब इसके बाद चौथा भाग जो है वो कहलाता है खादर। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। पुराने निक्षेपों को क्या बोलते हैं? भांगर। मतलब भंगार यानी बोलते हैं ना पुराना, तो पुराना निक्षेप हो गया, और जो नई मिट्टी है, नया खाद तैयार हो गया, वो कहलाता है खादर। इसका निर्माण प्रत्येक वर्ष होता है, मतलब पुनर्निर्माण प्रत्येक वर्ष होता है, इसलिए यह उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। जब जब बाढ़ आएगी तब तब ये मिट्टी साथ में बहा कर लाएगी, तब तब ये जलोढ़ मिट्टी बह के आएगी, तब तब ये निक्षेप हमारे नदियों के किनारे लग जाएंगे और यही मिट्टी कहलाएगी खादर। और जब यही मिट्टी खादर जो है जमते 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 करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, तो ये खादर क्या बन जाएगी? भांगर बन जाएगी।
क्लियर। चलिए इसको अब इस तरह से डायग्राम से समझते हैं कि सबसे ऊपर ये हिमालय पर्वत, हिमालय के बाद ये शिवालिक, शिवालिक की ढलान से ये नदियाँ निकली, साथ में निक्षेपण किया। ये जो है भाबर प्रदेश हो गया, यहाँ पर ये गुटिकाओं का निक्षेपण हुआ। गुटिका मतलब कंकड़ पत्थर बजरी का निक्षेप किया। ये नदी जो है इस गुटिका के नीचे, ये सरिता छोटी नदी इसके नीचे से बहने लगी। नीचे से मतलब एक्चुअल में कंकड़ पत्थरों के नीचे से बहती है। इतना पानी नहीं रहता कि वो पर्याप्त बह पाए, पर्याप्त ऊपर दिखाई दे, वो दिखाई नहीं देती, मतलब विलुप्त तो हो जाती है। तो अंदर ही अंदर ये बहती रहती है और यहाँ पर आकर प्रकट होती है। तो जहाँ प्रकट होती है वह क्षेत्र कहलाता है तराई। तराई के बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो अत्यधिक बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर पुराने समय में बाढ़ आती रही होगी, वे जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी वह कहलाती है भांगर, और नई मिट्टी खादर। तो इसको अगर हम लाइन डायग्राम से समझें तो ये देखो आप, ये हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का ये निचला भाग ये कहलाए ढलाई वाला क्षेत्र, ये आ गया शिवालिक की ढलान 8 से 16 किलोमीटर। यहाँ पर भाबर प्रदेश कहलाता है। भाबर प्रदेश से जो सरिताएँ विलुप्त हो गई थी ये यहाँ पर तराई क्षेत्र में प्रकट हुई, नमी एवं दलदली युक्त क्षेत्र बनाया। और यहाँ से जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी थी ये नदी घाटी के ऊपर, ये दोनों तरफ ये कहलाती है भांगर, और नई मिट्टी जो हर साल बाढ़ के साथ बह के आ रही है ये कहलाती है खादर। और ये बीच का जो स्पेस है, ये जो दिख रहा है त्रिभुजाकार, ये नदी बह रही है। तो इस नदी के जस्ट आजू बाजू लगी हुई नदी खादर, उसके खादर से थोड़ा ऊंचाई पर भांगर, और हिमालय की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो तराई, तराई के ऊपर भाबर, भाबर के ऊपर हिमालय। ओके, तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि सीक्वेंस में आप इनको जमाओ कि हिमालय से लेकर खादर के बीच का सीक्वेंस क्या है, तो खादर तो हिमालय के बाद भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद भांगर और भांगर के बाद खादर। इन शब्दों को याद रखिए। क्षेत्र, ये क्षेत्रीय नाम है एक्चुअल में, ये उस क्षेत्र के। भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद भांगर और भांगर के बाद खादर। खादर मतलब खाद, नई खाद। भांगार मतलब भंगार से जोड़ दो आप, पुरानी खाद। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो उत्तरी मैदान है इसके बारे में आपने देखा। उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत से बह के आने वाली नदियां अपने साथ हिमालय की पर्वतों में जो मिट्टियां जमी हुई हैं उन मिट्टियों को भी साथ में लेकर बहती जाती हैं। नदियों के साथ मिट्टी का निक्षेपण हो रहा है, बहती आ रही हैं। इन्हीं निक्षेपणों से, जिनको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इनसे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। अब भौगोलिक विविधता के आधार पर इस उत्तरी मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कहलाता है जो शिवालिक की तराई वाला क्षेत्र है, जहाँ पर गुटिका का निक्षेपण, गुटिका मतलब मिट्टी, कंकड़, बजरी, ये वाली चीज़ें, उसको हम बोलते हैं भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश में छोटी छोटी नदियाँ गर्मी के दिनों में प्राय दिखाई नहीं देती, अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा पानी बहता रहता है। क्लियर। जैसे यदि आप एक पत्थर का ढेर लें, रेत और कंकड़ बजरी मिला लें और ऊपर साइड में थोड़ा सा वहाँ से पानी अगर गिराएंगे तो कंकड़ बजरी में ऊपर दिखाई नहीं देगा। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आप डालेंगे तो कंकड़ बजरी के ऊपर पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसी तरह से भाबर क्षेत्र होता है, वहाँ पर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो नीचे से उसके पानी थोड़ा थोड़ा बहता रहता है। और आगे बढ़ने के बाद तराई क्षेत्रों में पानी बाहर प्रकट होता है। तराई क्षेत्रों में जब प्रकट होगा पानी, वहाँ की मिट्टी ऑलरेडी, वहाँ की मिट्टी दलदली और नम हो जाती है और वहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। बहुत घने जंगल तैयार हो जाते हैं जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। पाकिस्तान जैसे शरणार्थियों के लिए तराई क्षेत्र का ये जंगल कटवा दिया गया है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। तराई से थोड़ा आगे बढ़े, नदियाँ अपने पूर्ण प्रवाह के साथ बहती हैं और इन प्रवाहों के जो नदी घाटी है, ये जो नदी बह रही है, इस नदी घाटी में क्या होता है, ये नदी आगे बह रही है तो नदी के जस्ट किनारों पे हर साल नई मिट्टी आती है। ये नई मिट्टी कहलाती खादर, और इन किनारों से थोड़ा ऊपर हम जाते हैं तो वो कहलाती है भांगर मिट्टी, भांगर क्षेत्र। समझ में आ गया ना। तो नदियों के पुराने जलोढ़ों का वह क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, कोई ज़माने में बाढ़ आती थी, आज नहीं पहुँच पाता, वो कहलाता है भांगर। और आज जो चाहे जब हर वर्ष जहाँ पे बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ से जो मिट्टी तैयार होती है वो कहलाती है खादर। ये जो आज खादर है, आने वाले दिनों में यही भांगर हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, उनको नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न, उत्तरी मैदान का विस्तार लिखिए। दूसरा प्रश्न, दोआब किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न, भाबर, तराई, भांगर तथा खादर को स्पष्ट कीजिए। कंकड़ किसे कहते हैं और उत्तरी मैदान का विभाजन कितने उपवर्गों में है बताइए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से अगर आपने देखा होगा, बहुत ध्यान से आपने समझा होगा,
साथ में अपनी किताब को भी आपने अगर रख लिया होगा तो कोई कठिन चीज़ नहीं है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो कंटेंट में दिया है उससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आ जाए, इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद आप डेफिनेटली जवाब देने में सक्षम हैं। ठीक है ना। तो चलिए, हिमालय पर्वत आपने पढ़ा, आज देख लिया उत्तरी मैदान। मैं चला प्रायद्वीपीय पठार की सैर करने के लिए ताकि आपको बता सकूं कि वह कैसा है। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।